ओके, सो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं एफ बी टी F1 के चैप्टर 9 के क्वेश्चंस। द की एम ऑफ द IASB 2। IASB क्या होता है? IASB स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने क्या करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने होते हैं या डेवलप करने होते हैं। इसी तरह एक और भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको कहते हैं IAASB। ये भी नाम बड़ा मिलता जुलता है। ये बेसिकली है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसमें सिर्फ एक ए जो है वो एक्स्ट्रा है। ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका काम है कि इसने ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें ए है इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड। क्या ऑप्शन ए ठीक है? ये डेवलप करती हैं और ये इम्प्रूव नहीं करती। ठीक हो गया, ये पॉइंट भी वैलिड है। बट अक्सर जब आप डेवलप कर रहे होते हो ना स्टैंडर्ड को, तो एक दफ़ा आप स्टैंडर्ड पब्लिश करते हो, उसके बाद कोई वीकनेसेस होती हैं, कुछ अरसे बाद उस स्टैंडर्ड को रिवाइज भी कर सकता है IASB, या IAASB जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज करने का राइट रखता है। बट ये ऑप्शन क्यों गलत है? एक तो डेवलप करता है बट इम्प्रूवमेंट भी काइंड ऑफ आ सकती है। यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड। नहीं, IASB हो या चाहे IAASB हो, दोनों बॉडीज जो है नो डाउट ये इंटरनेशनल बॉडीज हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया का हर कंट्री जो है इसका मेंबर है। फॉर एग्जाम्पल USA जैसे है, USA भी कन्वर्जेंस के प्रोसेस में है। मतलब ये अभी IASB के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर रहा है, बट USA में अपने भी स्टैंडर्ड्स हैं। चाइना जो है वो भी करंटली कन्वर्जेंस के प्रोसेस में है, उसके भी अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। वो सारे के सारे अभी IASB के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ नहीं कर रहा। रशिया जो है वो तो मेंबर भी नहीं है और वो इसको फॉलो ही नहीं करता। तो यहाँ पर जो ये वर्ल्ड वाइड का वर्ड है ना, कि पूरी दुनिया के सारे कंट्रीज जो हैं वो ये स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, ये गलत है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, यस नो डाउट, वो यूज़ करते हैं। जैसे यूके हो गया, यूरोप हो गया, गल्फ हो गया, एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के हो गए। अब इंडिया के भी अपने बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, वो सारे के सारे ये यूज़ नहीं करते। बांग्लादेश वगैरह छोटे कंट्रीज़ जो हैं साउथ एशिया के, वो सारे यूज़ कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया के भी कर रहे हैं। बट रशिया, चाइना, USA, ये तीन बड़े कंट्रीज़ हैं दुनिया के जो अभी तक पूरे के पूरे इनको यूज़ नहीं कर रहे। तो वर्ल्ड वाइड का वर्ड जो है ये गलत है यहाँ पे। बी, डेवलप वर्ल्ड वाइड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। नहीं, वर्ल्ड वाइड नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए ही ये लोग डेवलप करते हैं। सी, डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस, ये बिल्कुल पॉइंट ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जो सारे के सारे मेंबर कंट्रीज इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल वैलिड है। डी, रिप्रेजेंट यूके इंटरेस्ट इफेक्टिवली इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैटर्स। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यूके के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करना, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं IASB के या IAASB के, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, सबके राइट्स को इन्होंने प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ यूके के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना। ये अलग बात है कि इनका हेड ऑफिस जो है वो यूके में है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे जितने भी कंट्रीज इनके मेंबर हैं, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर विद दिस? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, when submitting annual financial statements to be available for inspection by third parties, a company should send them to। क्या ख्याल है, कौन सा ठीक है? ओके, बेसिकली यहाँ पे बताया क्या हुआ है कि इंस्पेक्शन के लिए। यस, ये पॉइंट तो ठीक है कि शेयर होल्डर्स को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करते हैं, बट इसलिए नहीं कि वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंस्पेक्शन करें या उनको चेक करें। शेयर होल्डर्स को हम इसलिए भेजते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले सकें, क्योंकि शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं ना, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उनको रिपोर्ट करने के लिए हम ज़रूर भेजते हैं। क्यों? ताकि वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकें। शेयर होल्डर तो गलत हो गया।
टैक्स अथॉरिटीज भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक नहीं करती, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे आपके टैक्स का इंस्पेक्शन करती है कि आपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से सही टैक्स दिया है या नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता। स्टॉक एक्सचेंज को भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी भेजते हो, लेकिन इसलिए जब किसी कंपनी ने रजिस्टर होना होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना मस्ट होता है। बट वो इंस्पेक्शन के लिए नहीं होता, वो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर या लिस्टेड करवाने के लिए होता है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है? ऑप्शन डी, हाउस ऑफ कंपनीज। जो कंपनीज यूके में काम करती है ना, उनके लिए ये लॉ है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेंड करना होता है कंपनीज हाउस को या हाउस ऑफ कंपनीज को। साल में एक दफ़ा जब भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनको भेजना होता है, और वो उसको रिव्यू भी करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने भेजी हैं ये ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं। उसको वो लोग रिवाइज भी करते हैं, इंस्पेक्ट भी करते हैं, जहां पर उनको कोई चीज़ ऑड लगती है वो इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं उसकी, जो कि गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन होती है। अब ये जो है ना यूके के लिए है। यूके में जो कंपनीज रजिस्टर हैं उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है हाउस ऑफ कंपनीज को फॉर इंस्पेक्शन पर्पसेस। इसी तरह पाकिस्तान में भी एक बॉडी होती है जिसको कहते हैं बेसिकली SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो कंपनीज रजिस्टर होती हैं उनके लिए भी लीगल रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साल के एंड पे SECP, जब ऑडिटर्स उसको अप्रूव कर लेते हैं उसके बाद SECP को भिजवानी होती है ताकि वो उसका इंस्पेक्शन कर सकें। इसी तरह USA में जो कंपनीज रजिस्टर्स होती हैं उन्होंने SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये USA की बॉडी है और उनको उन्होंने सबमिट करना होता है। तो यूके की कंपनीज के लिए हाउस ऑफ कंपनीज, ये तीनों बॉडीज जो है अपने अपने कंट्री की इक्विवेलेंट बॉडीज हैं। क्लियर विद दिस? सो ऑप्शन बेसिकली डी इज द करेक्ट वन। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूके अकाउंटिंग रेगुलेशन इज आर करेक्ट? यूके के अकाउंटिंग रेगुलेशन के लिए कौन सी बातें ठीक है? नंबर 1, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड is responsible for the creation of UK financial reporting standards। अब यूके के भी अपने कुछ लोकल जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वो जो लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको FRS कहा जाता है, तो ये बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड की। क्या ये ठीक है? ओके, फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है वो इसलिए, यहां पे देखो क्या लिखा है, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड। रिव्यू के नाम से बड़ा क्लियर है कि ये बोर्ड किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करने के लिए। ये कभी भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बनाने के लिए कोई और बॉडी होगी। तो ये तो नाम से बड़ा क्लियर है, रिव्यू बोर्ड है तो इसका काम रिव्यू करना होगा, क्रिएट करना नहीं होगा। क्लियर विद दिस? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, इन द यूके स्टेटमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस SSAPs have been largely replaced by financial reporting standards। पहले यूके में जो लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे उनको SSAPs कहा जाता था बहुत सालों पहले। अब वो जो हैं वो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इवन यूके में भी वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। तो उनको अब रिप्लेस कर दिया गया है FRS से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये न्यू वाले हैं। सो यस, ये जो है ये ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी, 2 ओनली इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन, जी वर्क्स इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ अ रिटेल बिजनेस। ये बंदा जो है रिटेल बिजनेस क्या होता है? जैसे अल्फतेह स्टोर हो गया जो ग्रोसरी वगैरह के आइटम सेल करता है, तो एक रिटेल बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं। ही एंड हिज कोलीग्स आर लुकिंग एट द सेल्स फिगर फॉर वेरियस टाइप ऑफ क्लोथिंग। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग ये लोग सेल कर रहे हैं और उसको सेल्स फिगर को ये लोग रिव्यू कर रहे हैं। The director asked them to use exception reporting
टू समराइज देयर फाइंडिंग्स। और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने कहा है कि जो भी फाइंडिंग्स आपके पास आए आपने मुझे एक्सेप्शनल या एक्सेप्शन रिपोर्टिंग करनी है। अब एक्सेप्शन रिपोर्टिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर सेल्स फिगर कोई लोग रिव्यू कर रहे हैं, तो पहले हम देखेंगे कि हमारी बजटेड सेल्स कितनी थी, फिर हम देखेंगे कि हमारी एक्चुअल सेल्स कितनी है और इन दोनों में वेरिएंस कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बजट किया था कि हमारी सेल होगी $10,000 की। साल के एंड पे जब हम रिव्यू कर रहे हैं अब अपनी क्लोथिंग लाइन को, हमें पता चला कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल सेल हुई है 8,000। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया या वेरिएंस कितना आ गया? 10,000 माइनस 2,000, ये आ गया 8,000, तो $2,000 का वेरिएंस आ गया। अब ये देखते हैं कि ये वेरिएंस कितना है इन परसेंटेज। 2,000 डिवाइडेड बाय एज बजटेड, सो डिवाइड करोगे आप बजट पे तो आपके पास मल्टीप्लाई 100 कर लो तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो यहां पर आपके पास परसेंटेज आ गई डिफरेंस की कि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो 20% डिफरेंस है या 20% डिफरेंट है। किससे? हमारे बजटेड से, कि एक्चुअल सेल्स कम हुई है बजटेड से। अब ये गुड है या बैड है? ऑब्वियसली बैड है, क्योंकि हमारी एक्चुअल सेल्स जो है वो कम है। इसी तरह ये तो था हमारा प्रोडक्ट ए। फिर प्रोडक्ट बी का हमने चेक किया, इसकी सेल्स थी 5,000, एक्चुअल में हुई इसकी फॉर एग्जांपल 5,200। दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो आ रहा है 200 का। इसको बजट के साथ कंपेयर कर लें तो परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है -4%। ये गुड है या बैड? ये गुड है, ठीक हो गया। फिर प्रोडक्ट सी है, 7,000 पूरे साल की बजटेड सेल्स थी, एक्चुअल सेल्स हुई फॉर एग्जांपल 6,900। डिफरेंस आ गया इसका 100। परसेंटेज में देख लें तो डिफरेंस है 1.43। ये गुड है या बैड? ये गुड नहीं है। एक्चुअल सेल्स आपकी हुई हैं कम। सेल्स होनी थी 7,000, एक्चुअल हुई है $100 कम, तो ऑब्वियसली ये बैड होगा। क्लियर विद दिस? $100 का डिफरेंस है। एक्चुअल सेल्स जो है वो $100 बजटेड से कम है या ज्यादा है? कम है, तो कम होंगी तो ये गुड होगा बैड होगा? आपने जितनी सेल करनी थी उससे $100 कम सेल हुई है, तो ऑब्वियसली ये बैड ही होगा। क्लियर? अब एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग क्या कहती है? डायरेक्टर जो है ना कंपनी का, वो एक रूल बना देगा। वो कहेगा कि देखो अब यहां पर डिफरेंस आ रहा है 20 का भी, 4 का भी, ऑलमोस्ट 1.5 का भी। आप जब ये रिपोर्ट बना लो ना, तो मुझे आपने हर चीज रिपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि डायरेक्टर के पास लंबी लंबी रिपोर्ट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो वो क्या करता है, वो एक्सेप्शन रिपोर्टिंग का रूल बनाता है। डायरेक्टर कहता है कि जो भी डिफरेंस 10% से ज्यादा हो, जो भी डिफरेंस या वेरिएंस 10% से ज्यादा हो, सिर्फ वो आपने मुझे रिपोर्ट करना है। हर चीज मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर हमने 3 प्रोडक्ट के वेरिएंसेस निकाले हैं, तो इन तीनों में से कौन कौन से वाले हम डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये 10% से बहुत ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ ये हम उसको रिपोर्ट करेंगे और बाकी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जो है 1.5% है, दूसरा 4% है। डजेंट मैटर, चाहे प्लस हो या माइनस हो, जो डिफरेंस 10% से ज्यादा होगा सिर्फ वही हम डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। इसे कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, कि वो चीज रिपोर्ट करनी है जो डायरेक्टर ने मांगी है। ठीक है, अगर वो कहेगा 10% से बड़ा वेरिएंस मुझे रिपोर्ट करो, तो सिर्फ वही वेरिएंस उसको हम रिपोर्ट करेंगे। क्लियर विद दिस? ऑप्शन बी, द एनालिसिस ऑफ दोज आइटम्स वेयर परफॉर्मेंस डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम स्टैंडर्ड और बजट। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ए क्या कह रहा है? द रिपोर्टिंग ऑफ अनयूजुअल इवेंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स। ये क्यों नहीं हो सकता?
उसने कहा है कि हम सिर्फ अनयूजुअल इवेंट्स रिपोर्ट करेंगे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के हों। अब वो जो अनयूजुअल इवेंट है वो तो 1% के भी हो सकते हैं, 100%, 1000% के भी हो सकते हैं। उसमें छोटे इवेंट्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो मतलब ये नहीं कि सारे के सारे अनयूजुअल इवेंट रिपोर्ट करेंगे, नहीं, सिर्फ वही अनयूजुअल इवेंट रिपोर्ट करेंगे जो 10% से ज़्यादा हों। जो छोटे होंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो ऑब्वियसली ये इसलिए गलत है। सी क्या कह रहा है? द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑन रूटीन मैटर्स ऑन एन एड हॉक बेसिस। एड हॉक बेसिस क्या होती हैं? ओके, दो किस्म की रिपोर्ट्स हम बनाते हैं। एक होती है रेगुलर रिपोर्ट्स, जो फॉर एग्जांपल हर महीने के एंड पे या हर हफ्ते के एंड पे आपने रिपोर्ट करना होता है। एक होती है एड हॉक। एड हॉक रिपोर्टिंग वो होती है जो रेगुलर नहीं होती, वंस इन अ ब्लू मून आपको वो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, आपका 5 सालों में पहली दफ़ा कोई नया कॉम्पिटिटर जो है वो मार्केट में आ रहा है। अब ये 5 साल में एक ही दफ़ा होगा, तो आप 5 साल में एक ही दफ़ा इसकी रिपोर्टिंग करोगे। ये क्या है? एड हॉक रिपोर्टिंग। ये हर महीने हर हफ्ते के एंड पे करने की ज़रूरत नहीं होती। जब भी कोई अनयूजुअल इवेंट होगा सिर्फ तब आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। बट ये जो एक्सेप्शन रिपोर्टिंग है ये रेगुलर भी हो सकती है, कि डायरेक्टर आपको कहता है कि हर हफ्ते के एंड पे आपने मुझे एक्सेप्शन रिपोर्टिंग करनी है। आपने वेरिएंसेस निकालने, और जो वेरिएंस 10% से ज़्यादा होंगे वो हर हफ्ते के एंड पे आपने मुझे बताना है। सो एक्सेप्शन रिपोर्टिंग एड हॉक रिपोर्टिंग नहीं होती। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग आपकी रेगुलर रिपोर्टिंग ही होती है। तो ये इसलिए गलत है। एंड डी, द स्क्रूटनी ऑफ ऑल डेटा एज अ मैटर ऑफ कोर्स सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये क्यों गलत है? यहाँ पे कह रहा है कि आपने पूरे डेटा को एग्जामिन करना है जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है। नहीं, ये सिचुएशन तो नहीं है। आपने डेटा को एग्जामिन तो करना है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अनयूजुअल इवेंट से तो उनको रिपोर्ट नहीं करना। अगर कोई अनयूजुअल इवेंट जो है वो 10% से ज़्यादा है तो उसको फिर भी आप रिपोर्ट करोगे, बेशक वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ना भी हो। सो यस, ऑप्शन बी जो है दैट्स द करेक्ट वन। ए, सी एंड डी आर ऑल थ्री इनकरेक्ट। क्लियर विद दिस? तो यहां पर चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस हो गए। अब जरा चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। पहला है बैकिंग अप कंप्यूटर फाइल्स एंड स्टोरिंग कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इन सेपरेट लोकेशन टू द मेन सिस्टम आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ कंट्रोल्स। अब तीन टाइप के कंट्रोल्स होते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, दूसरा होता है डिटेक्टिव कंट्रोल्स, एंड तीसरा होता है करेक्टिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स कौन से होते हैं? ये ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं जो इन दैट यू पुट इन प्लेस, और उनका रीजन ये होता है कि वो आपको आपके एरर्स को प्रिवेंट करें, प्रिवेंट फ्रॉम अक्रेंस ऑफ एरर्स। वो आपको हेल्प करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के एरर्स हो ही ना, आपको उनसे बचाते हैं बेसिकली। डिटेक्टिव क्या होते हैं? कि जब एरर हो जाए, आफ्टर occurrence ऑफ एरर, जब एरर हो जाए तो वो फौरन से डिटेक्ट हो जाए। एरर तो होंगे, जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज करो, बिजनेस में काम करो, तो ऑब्वियसली एरर्स होंगे, बट जैसे ही एरर होगा आपको फौरन पता चल जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। करेक्टिव क्या होते हैं? कि जब एरर अकर हो जाए और उसके बाद जो है लॉस हो जाए। एरर जब भी होगा तो उसकी वजह से कोई ना कोई लॉस होगा, उस लॉस को आप करेक्ट कर सको, उस लॉस को आप रिकवर कर सको, तो इसे कहते हैं करेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स। अब यहां पे क्या हो रहा है? बैकिंग अप कंप्यूटर फाइल्स एंड स्टोरिंग कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इन सेपरेट लोकेशंस टू द मेन सिस्टम आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कंट्रोल। आप डेली का काम करते हो अपने कंप्यूटर में, फिर उसका बैकअप लेते हो और बैकअप को एक दूसरी लोकेशन पे सेव करते हो। तो ये कौन से टाइप का कंट्रोल होगा? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव या करेक्टिव? क्या ख्याल है? ठीक है, प्रिवेंटिव क्यों लगा था आपको, क्या रीजन है? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक सोच है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके मोबाइल में फॉर एग्जांपल गैलरी में बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। आप उसका क्या करते हो कि आई क्लाउड पे या गूगल ड्राइव पे उसका बैकअप लेते हो। अब जो उन पिक्चर्स का बैकअप ले रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? वो सेपरेट लोकेशन ही हो गई ऑब्वियसली, ठीक है। आप गूगल ड्राइव में डाल रहे हो, उसकी कॉपी बना के बैकअप ले रहे हो। अब इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने बैकअप ले लिया है तो वो जो मोबाइल में पिक्चर्स पड़ी हैं वो कभी करप्ट नहीं हो सकती।
बैकअप करने से वो पिक्चर्स करप्ट होना बंद तो नहीं हो जाएंगी। पिक्चर्स तो कभी भी करप्ट हो सकती हैं, मोबाइल आपका कभी भी गुम सकता है, ठीक है, लॉस हो सकता है आपको। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव तो हो नहीं सकता। अगर आप बैकअप ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि गैलरी की जो पिक्चर है वो कभी करप्ट नहीं होंगी। अगर बैकअप करने से वो गैलरी की पिक्चर करप्ट होना बंद हो जाए तो यस ये प्रिवेंटिव है, लेकिन वो तो नहीं होगा, वो तो फिर भी करप्ट हो सकती हैं पिक्चर्स, तो इसलिए ये प्रिवेंटिव मेजर नहीं हो सकता। क्लियर विद दिस? प्रिवेंटिव तो नहीं है क्योंकि पिक्चर्स तब भी गुम सकती हैं, करप्ट हो सकती हैं, इधर उधर हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो प्रिवेंटिव तो नहीं है। तो और कौन सा हो सकता है? ऑप्शन सी करेक्टिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि फर्ज करो आपका मोबाइल गुम जाता है, तो आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, आप नया मोबाइल लोगे और आई क्लाउड से उस सारी पिक्चर्स को, ये डेटा को अपना रिकवर कर लोगे। तो आपकी या तो पिक्चर्स करप्ट हो जाए आपके मोबाइल फ़ोन में, या मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए, तो उससे लॉस होने का तो खतरा होगा कि आपकी पिक्चर्स चली जाएंगी, लेकिन जैसे ही नया फ़ोन आएगा आप उसको रिकवर कर लोगे, उसको करेक्ट कर लोगे। सो यस, करेक्टिव जो है वो बिल्कुल ठीक है। डिटेक्टिव भी नहीं हो सकता। आपकी दो चार पिक्चर्स अगर मिसिंग हो गई हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फ़ोन से दो चार पिक्चर्स मिसिंग हैं? बैकअप उसमें आपको हेल्प नहीं करेगा। सो डिटेक्टिव भी नहीं हो सकता। सो द ओनली ऑप्शन इज करेक्टिव, कि आप बैकअप इसलिए लेते हो कि आपके मेन फ़ोन में अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, गैलरी करप्ट हो जाए, तो आपको लॉस ना हो, आप उसको करेक्ट कर सको। क्लियर विद दिस? सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। इसके बाद नेक्स्ट है JBB को, अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स वुड हेल्प JBB टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बिजनेस में। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? JBB को मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स फर्नीचर, ठीक है, ये पहले फर्नीचर बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। विच इट सेल्स ऑनलाइन एंड डिलीवर टू कस्टमर्स, ऑनलाइन कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं लाइक फूड पांडा और उनको फिर डिलीवर कर देते हैं। JBB has recently faced a number of complaints from customers who have been sent the wrong color or style of furniture. Complaints क्या आ रही हैं कस्टमर से? प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि रॉन्ग स्टाइल या कलर का फर्नीचर जो है वो बार बार उनको डिलीवर हो रहा है। किसको? कस्टमर को। ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। अब इस कंप्लेंट को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चार ऑप्शन है। नंबर वन, एग्री गुड डिस्पैच नोट टू द ओरिजिनल ऑर्डर। क्या ये हेल्प करेगा हमें? हाँ जी, कैसे करेगा? बिल्कुल हेल्प करेगा। कैसे करेगा? गुड्स डिस्पैच नोट ये कब बनता है? जब आप कस्टमर के लिए फर्नीचर को रेडी कर लेते हो और आप उसको वो गुड्स डिस्पैच करने लगते हो या भिजवाने लगते हो, तो साथ में आप ये नोट बनाते हो। अगर इसको डिस्पैच नोट को आप कंपेयर करोगे ओरिजिनल ऑर्डर के साथ, तो ये आपको फौरन पता चल जाएगा। कस्टमर ने मांगी थी ब्लैक कलर की चेयर, ये ओरिजिनल ऑर्डर में होगा। आपने ब्लैक कलर की चेयर ही रेडी की है डिलीवरी के लिए, ये आप देखोगे गुड्स डिस्पैच नोट में। तो अगर गुड्स डिस्पैच नोट ओरिजिनल ऑर्डर के साथ मैच होगा तो कभी भी रॉन्ग स्टाइल एंड कलर का फर्नीचर कस्टमर को नहीं जाएगा। सो यस, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ए तो है। सेकंड है मैच इनवॉइसेस विद द गुड्स डिस्पैच नोट। गुड्स डिस्पैच नोट आपके पास आ गया, अब जब आप इनवॉइस भेजने लगे हो कस्टमर को तो इन दोनों को कंपेयर करो। क्या ये हेल्प करेगा? नहीं, ये हेल्प आपको सिर्फ इस चीज में करेगा कि कस्टमर को रॉन्ग इनवॉइस सेंड ना हो। जो गुड्स आपने भिजवाए हैं सिर्फ और सिर्फ उसी की इनवॉइस आप भेजो। इस तरह के एरर्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। बट कस्टमर को कंप्लेंट तो ये है ही नहीं कि इनवॉइसेस गलत आ रही हैं। हम प्रोडक्ट एक बाय कर रहे हैं और इनवॉइस हमें ज्यादा या कम आ रही है, ये मसला तो है ही नहीं। मसला क्या है? फर्नीचर रॉन्ग स्टाइल या कलर का जा रहा है, वो तो वन से सॉल्व हो जाएगा। अगर इनवॉइसेस का इशू आ रहा होता कस्टमर को, फिर ये हेल्पफुल होता। तो अभी फिलहाल ये हेल्पफुल नहीं है। क्लियर? ओके। नंबर थ्री, मैच ऑर्डर्स सेंड टू इनवॉइस रेज, कि जो ओरिजिनल ऑर्डर्स आपके पास हैं उनको मैच करो उन इनवॉइसेस के साथ जो आप कस्टमर को भेजने लगे हो। क्या ये हेल्प करेगा? नहीं, ये भी हेल्प नहीं करेगा। कस्टमर को मसला क्या आ रहा है? कस्टमर को मसला ये आ रहा है कि रॉन्ग स्टाइल एंड कलर का फर्नीचर उनको जा रहा है। अगर आप
ऑर्डर्स को इनवॉइसेस के साथ मैच करना शुरू कर दोगे तो उससे गलत इनवॉइस नहीं जाएगी कस्टमर को। बट ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं, इनवॉइसेस तो ठीक हो रही हैं, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। एग्री विद दिस? नंबर 3 में क्या है कि जो आपके ओरिजिनल ऑर्डर्स कस्टमर की तरफ से आते हैं और जब कस्टमर को आप इनवॉइस भेजने लगते हो तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप कंपेयर कर लो। उससे फायदा क्या होगा? उससे आपको ये तो पता नहीं चलेगा कि कस्टमर को सही स्टाइल या कलर का फर्नीचर गया या गलत स्टाइल का। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया था और आप किस चीज की इनवॉइस भेज रहे हो। सिर्फ इसमें हेल्प होगा। तो प्रॉब्लम क्या है कस्टमर को? उसको तो रॉन्ग स्टाइल का या कलर का फर्नीचर जा रहा है। किसी कस्टमर ने ये कंप्लेंट की ही नहीं है कि हमें गलत इनवॉइस मिल रही है। अगर कस्टमर की ये कंप्लेंट होती कि गलत इनवॉइस मिल रही है तो 2 और 3 दोनों ही हेल्पफुल होते, बट किसी कस्टमर ने ये कंप्लेंट तो की ही नहीं है। क्लियर विद दिस? ओके, नेक्स्ट है रेगुलर सेल्स लेजर रिकंसिलिएशंस। क्या ये हेल्प करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो आपका इंटरनल डॉक्यूमेंट है। लेजर रिकंसिलिएशन आप सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको आप मैच करते हो सेल्स डे बुक के साथ। ये आपको इसलिए हेल्प करेगा कि आप जितने भी ऑर्डर प्रोसेस करके कस्टमर को सेल कर रहे हो और इनवॉइसेस इशू कर रहे हो वो सारी एरर फ्री हैं। तो ये तो आपकी इंटरनल बुक कीपिंग का इशू है, ये उसमें आपको हेल्प करेगा। ये कस्टमर को रॉन्ग स्टाइल या कलर का फर्नीचर सेंड करने से नहीं रोकेगा। तो ये तो इंटरनल बुक कीपिंग में आपको हेल्प करेगा कि उसमें एरर्स ना हो। तो ये भी आपको इस कंप्लेंट को सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सिर्फ ये वाला जो है पहला, यही आपको हेल्प करेगा कि आप कस्टमर को गलत स्टाइल या कलर के फर्नीचर सेंड ना करो। तो क्या करोगे? गुड्स डिस्पैच नोट को जब भी डिलीवरी करने लगोगे कस्टमर को, गुड्स डिस्पैच नोट बनाओगे और उसको ओरिजिनल ऑर्डर के साथ कंपेयर करोगे। कस्टमर ने ब्लैक कलर की चेयर मांगी है, आप ब्लैक कलर की भेज रहे हो, जीडीएन से कंपेयर कर लो। सिर्फ पहला ऑप्शन हेल्प करेगा। सो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? ये दोनों आपको करेक्ट इनवॉइसेस 2 और 3 आपको करेक्ट इनवॉइसेस भेजने में हेल्प करेंगे। लास्ट जो है ये इंटरनल बुक कीपिंग में एरर ना हो उसमें हेल्प करेगा। तो इस कंप्लेंट के लिए सिर्फ ऑप्शन ए ही करेक्ट या ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो सकता है। ओके, इसके बाद एक और है, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स when petty cash is, अच्छा कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? when petty cash is replenished it is usual for the amount of cash to drawn to equal the value of the receipts and voucher produced since the previous replenishment. for example आपने $100 जो है आपके अकाउंट में था पहले petty cash अकाउंट में, उसमें ये petty cash बॉक्स जो होता है उसमें $100 था आपके पास। आपने उसमें से $50 के जो है वो एक्सपेंसेस कर लिए। कैसे पता चला? रिसीट्स एंड वाउचर से कि आपने $50 के एक्सपेंस कर लिए। बाकी कैश आपके पास बचना चाहिए $50, और आपने जब एक्चुअल करेंसी या क्वाइंस काउंट किए वो भी $50 ही होने चाहिए। ये दोनों का मैच होना जरूरी है, इसे ही हम कहते हैं पेटी कैश रिकंसिलिएशन। यहां तक क्लियर है? तो ऑब्वियसली आपका ये जो कैश इन हैंड है ये हमेशा इस बैलेंस के इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो कोई ना कोई या तो एरर हुआ है या फ्रॉड हुआ है या किसी ने कैश को चोरी किया है। तो ऑब्वियसली ये तो ऑप्शन 1 जो है ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि ये यूजुअल है कि ये बैलेंस कैश इन हैंड के इक्वल होना चाहिए। क्लियर विद दिस? ओके, नंबर 2 है, इट वुड बी बेस्ट प्रैक्टिस फॉर अ कंपनी that predominantly receives checks and postal orders in payment for goods dispatch to appoint a single designated and trusted individual to open the mail. कि दूसरे में ये कह रहा है कि आप जब गुड्स या सर्विसेज की सेल करते हो तो उसके लिए आप चेक्स को बाय मेल रिसीव करो, पहली बात। सेकंड, उस मेल को एक ही बंदा, देयर शुड बी वन पर्सन जो उस मेल को ओपन करे, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, मेल को रिसीव करे, मेल को ओपन करे, फिर उन चेक्स को रिकॉर्ड करे या प्रोसेस करे। इन सब काम के लिए एक ही
ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए। क्या ये ठीक है? वेरी गुड, जबरदस्त। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, कि एक बंदा जो है वो मेल को रिसीव करे, कोई और बंदा उसको ओपन करे, तीसरा बंदा उसको रिकॉर्ड करे और चौथा बंदा उसको प्रोसेस करे। अगर एक ही बंदा ये सारी एक्टिविटीज कर रहा है तो मतलब ये कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हो रही। और ये तो एक सबसे बड़ा इंटरनल कंट्रोल है कि हर की एक्टिविटी में या हर की ऑपरेशन में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। सो टू जो है ऑब्वियसली वो तो इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस?